Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.14 करेंसी सिस्टम मुद्रा प्रणाली के बारे में। द स्टैंडर्ड कॉइन अंडर द सुल्तान्स फ्रॉम इल्तुतमिश ऑनवर्ड was the silver tanka weighing 175 grains. सुल्तानों के शासन में इल्तुतमिश से लेकर आगे तक 175 ग्रेन का चांदी का टंका मानक सिक्का बना रहा। The currency system was, however, bimetallic, there being parallel coin in copper, the basic unit of which was the जीतल। आगे देखिए, मुद्रा प्रणाली हालांकि द्विधातुक थी, बाइमेटालिक, और तांबे का एक समानांतर सिक्का भी प्रचलन में था जिसकी मूलभूत इकाई जीतल थी। इन द 14th century 48 or 50 जीतल्स were held equal in worth to टंका। 14वीं शताब्दी में 48 या 50 जीतल एक टके के बराबर माना जाता था। द सुल्तान इशूड बुलियन कॉइन्स एज वेल एंड गोल्ड इशूज हैव ऑल्सो सर्वाइव्ड। सुल्तानों ने सोने चांदी के सिक्के भी जारी किए और सोने के निर्गम भी बरकरार रहे। द लोधीज who never minted silver issued a heavy bullion coin 145 grains called बहलोली। अब देखिए, चांदी का सिक्का कभी जारी न करने वाले लोधियों ने 145 ग्रेन का एक भारी सोने का सिक्का जारी किया जिसे बहलोली कहा जाता था। शेर शाह सूरी established a bimetallic system by issuing a rupee of silver and making the tanka a purely copper coin. चांदी का रुपया जारी कर और टके को पूर्णतः तांबे का सिक्का बनाकर शेर शाह सूरी ने द्विधातुक प्रणाली स्थापित की थी। द मुगल्स फ्रॉम अकबर ऑनवर्ड्स कंटिन्यूड द सेम सिस्टम। Their rupee weighed 178 grains, 180 under Aurangzeb, and the alloy in these never rose above 4%. अकबर से लेकर मुगलों ने यह व्यवस्था जारी रखी। उनका रुपए का वजन 178 ग्रेन और औरंगजेब के ज़माने में 180 ग्रेन होता था, जिसमें मिश्रित धातु 4% से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। In copper, they minted dams of 323 grains each, these being originally the half tanka of शेर शाह। तांबे में उन्होंने 323 ग्रेन वजन के दाम ढाले जो मूलतः शेर शाह के टंके के आधे होते थे। In the last years of Akbar, a rupee fetched 40 dams, and this became subsequently the paper value of the rupee. अकबर के अंतिम वर्षों में 1 रुपया 40 दामों का होता था जो आगे चलकर रुपए का कागजी मूल्य बन गया। In fact, the copper price of the rupee declined throughout the 17th century. असल में रुपया का तांबागत मूल्य 17वीं शताब्दी में घटता गया। The Mughals also issued gold coins known as mohar or ashrafi, but these were not normally used in the market. अब देखिए, मुगलों ने भी सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें मोहर या अशरफी कहा जाता था, पर वे आम तौर पर बाजार में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। The Mughal coinage was of great metallic purity and uniformity. मुगलों की सिक्का ढलाई में बहुत धात्विक शुद्धता और एक रूपता रहती थी। The minting was free in the sense that anyone could take bullion to the mint and get in coined at a small charge. ढलाई इस अर्थ में निःशुल्क थी कि कोई भी सोना चांदी टकसाल में ले जाकर मामूली शुल्क पर सिक्के ढलवा सकता था। आगे देखिए, Thus, the growth of the medieval state was an ever-growing process along with conquest and consolidations.
इस प्रकार मध्यकालीन राज्य का विकास विजयों और समन्वय के साथ एक लगातार बढ़ने वाली प्रक्रिया थी. In the art of the governance, certain Central Asian institutions were introduced, but at the same time, previous practices were not substantially disturbed. शासन की कला में कुछ मध्य एशियाई संस्थाएं शुरू की गईं, पर साथ ही पिछली प्रथाओं से भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई. As far as organization of the administration and ruling class were concerned, it was not a monolithic structure. जहाँ तक प्रशासन के संगठन और शासक वर्ग का संबंध है, यह कोई अखंड ढांचा नहीं था. Each monarch, as a single source of power, had to establish a balance between varying composition and interest groups to ensure the durability and stability of his dynasty. But the set of beliefs of a composite culture was always taken care of. सत्ता के एकमात्र स्रोत के रूप में हर राजा को अपने वंश का स्थायित्व और दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए बदलते समीकरणों और हिताधिकारी समूहों में संतुलन स्थापित करना पड़ता था, लेकिन एक मिश्रित संस्कृति के विश्वासों का हमेशा ध्यान रखा जाता था.